नमस्कार। आज मैं समस्त शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और शोध अध्येताओं के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूँ। आप अपनी शोध यात्रा किस तरीके से पूरी कर पाएँगे? आप अपना रिसर्च वर्क कैसे करेंगे? विषय का चयन हम कैसे करेंगे और जो विषय हमें अपने निर्देशक के द्वारा, शोध निर्देशक के द्वारा दिया गया है, वह विषय और उस विषय पर हम शोध कार्य कैसे करेंगे? हम पहले सरल विषय से चल रहे हैं। यदि आपको किसी कवि, किसी लेखक, किसी साधक जिन्होंने साहित्य का सृजन किया है, ऐसे व्यक्तित्व के विषय में आपको कोई विषय दिया गया है कि आप उनके व्यक्तित्व पर आपको उनका अध्ययन प्रस्तुत करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे कि आचार्य विद्यासागर जी का व्यक्तित्व, गणनी ज्ञानमती माता जी का व्यक्तित्व, अथवा मुनि श्री सुधा सागर जी का व्यक्तित्व, अथवा कालिदास का व्यक्तित्व, माघ का व्यक्तित्व, या महाकवि धनंजय का व्यक्तित्व, तो हमें इसमें अगर हमें कार्य करना है, चाहे आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिला हो या आपके लिए एमए के अध्येताओं के लिए या पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो इस पर हम कार्य कैसे करेंगे? तो हम देखें कि व्यक्तित्व में अगर हमें कुछ लिखना है तो सबसे पहले हमें ये बात तय करना पड़ेगी कि जिस व्यक्तित्व के बारे में हम लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, वह व्यक्तित्व किस भाषा, किस दर्शन, किस शैली के हैं। साधक हैं, साहित्य सर्जक हैं, अथवा समीक्षक हैं, अथवा दार्शनिक हैं, तो हमें उस दृष्टि से उनके बिंदुओं को बनाना पड़ेगा। कुछ बिंदु इसमें निर्धारित रहेंगे, कुछ ही बिंदु इसमें परिवर्तित होंगे। जैसे कि हम देखें कि सबसे प्रमुख हमें व्यक्तित्व में अगर देखना होता है, तो व्यक्तित्व के लिए हमें उनका जन्म तिथि, जन्म स्थान, उनका पारिवारिक परिचय में माता पिता, भाई बहन, कुटुंब, परिवार, उनका शैक्षणिक व्यक्तित्व हमें उसमें बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई और उनकी शिक्षा के दौरान कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आईं, इन सारी चीज़ों का वर्णन हमें करना पड़ेगा। उनके शिक्षा गुरु कौन थे, उनकी अभिरुचियाँ कौन-कौन सी थीं। अगर कोई संसार को छोड़ कर के साधु बन गया है या साध्वी बन गई हैं, तो उनके लिए कहा जाएगा कि उनकी विरक्ति का बीज क्या है, वैराग्य का कारण क्या है उनका, ये हमें लिखना पड़ेगा। और अगर किसी ऐसा व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व जिन्हें संसार में ही हैं और उन्होंने गृहस्थ धर्म को अंगीकार किया है, अंगीभूत किया है, तो उनके लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान जो शिक्षा के लिए गए, उनके जो प्रयास थे, उन सारे प्रयासों को हमें लिखना पड़ेगा। उनके जीवन के अनुभव क्या थे और उनकी साधु संगति क्या थी, उनकी साधना क्या थी अगर हम साधक के विषय में लिख रहे हैं, उनके व्रत धारण और गृह त्याग का कारण क्या था, और छुल्लिका आरिका दीक्षाएँ क्या थीं, क्षुल्लक दीक्षा क्या थी, और दीक्षा के उपरांत उनके नामकरण क्या-क्या हुए, उनके बिहार, भारत देश का भ्रमण यात्रा और उनके चातुर्मास, ये मैं साधक जीवन के लिए बता रहा हूँ। उनके चातुर्मास, उनके प्रभावक वक्तृता, विशेषण, उपाधि, तीर्थाटन और तीर्थों का विकास। ये हम एक साधक के लिए लिखेंगे कि उन्होंने जो कार्य किए वह कार्य। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की,
माना कि हमें कालिदास के विषय में लिखना है, महाकवि कालिदास, महाकवि धनंजय, महाकवि राजशेखर, हरिभद्र सूरि, सोमप्रभ सूरि, तो इसमें हमें इनका काल निर्णय करना पड़ेगा। इनका हमारे लिए काव्य का वैशिष्ट्य बताना पड़ेगा। व्याकरण के विद्वान हैं तो उनकी व्याकरणिक विशेषताएँ बताना पड़ेंगी। दर्शन के विद्वान हैं तो उनकी दार्शनिकता को परिलक्षित करते हुए, केंद्र बिंदु में रखते हुए हमारे लिए उनका वर्णन करना पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ समीक्षक हैं, जैसे मल्लीनाथ जी हैं जिन्होंने कालिदास पर काम किया, तो हमारे लिए उनकी जो समीक्षाएँ हैं, उनके विषय में हमें लिखना पड़ेगा। उनकी कौन-कौन सी समीक्षाएँ की हैं और क्या-क्या उनका मर्म निकला है और उसका मुख्य रूप से हार्द क्या था और उनके हार्द को हमें प्रकट करना पड़ेगा। जैसे कई विद्वानों ने, जैसे पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, और अगर हम वर्तमान में देखें प्रोफ़ेसर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी और प्रोफ़ेसर भागचंद्र भागेंदु, भागचंद्र भास्कर, तथा और जो प्राकृत पुरुष रहे हैं, इसके अलावा प्रेमचंद जी सुमन, पंडित डॉक्टर उदयचंद जी, और इसके साथ-साथ में डॉक्टर जय कुमार जी जैन साहब, जो भी संस्कृत के बहुत अच्छे मनीषी हैं, और डॉक्टर शीतल चंद जी जैन। ऐसे मैं केवल नाम गिना रहा हूँ यहाँ पर। और अगर हम वर्तमान में मुनियों में देखें तो संस्कृत प्राकृत के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, और इसके साथ-साथ में हम देखें मुनि श्री वीर सागर जी ने भी कार्य किए, और भी हमारे अन्य साधक हैं। और आरिका मृदुमती माता जी, जो संस्कृत में हिंदी में बहुत अच्छी उनकी लेखनी चलती है। आरिका पूर्णमती माता जी, ऋजुमती माता जी, अकंपमती माता जी, ये सब लेखन कला को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। तो ये आपके शोध के विषय हो सकते हैं। जैसे कि आरिका पूर्णमती माता हिंदी साहित्य से जो रिलेटेड हैं, वो आरिका पूर्णमती माता जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर काम कर सकते हैं। जो हिंदी और संस्कृत के शोधार्थी हैं, वह आरिका मृदुमती माता जी के जीवन को लेकर के भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर जो प्राकृत के हैं, ये आचार्य सुनील सागर जी महाराज श्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर उन पर कार्य कर सकते हैं। तो ये व्यक्तित्व की बात होती है। तो जो जैसा व्यक्तित्व है, हमें उस व्यक्तित्व के अनुकूल, व्यक्तित्व के वातावरण के अनुकूल हमें कुछ बिंदु तय करना होते हैं अपने शोध ग्रंथ में, अथवा शोध प्रबंध में, अथवा आपके प्रोजेक्ट में आपको ये करना पड़ेगा। जैसे उसको आपको अध्यायवार उसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और उनका अन्य साधन। अब हम कृतित्व की बात करना चाह रहे हैं आपके सामने। अगर आप किसी कवि विशेष, किसी लेखक विशेष पर आप उनके कृतित्व पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके कृतित्व पर हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे शोध करेंगे, उनकी रचनाओं का अनुशीलन कैसे करेंगे, उनकी कृतियों पर अगर आप किसी अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो उनके बिंदु क्या-क्या होंगे, ये हमें बिंदु किस प्रकार के बिंदु होंगे। तो हमारे लिए क्या करना होगा? कृतित्व में हमारे लिए प्रमुख रूप से उनका जो परिचय है, वो सामान्य परिचय हमें देना होगा, और उनको अध्यायवार हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके लिए किसी साधक विशेष का कृतित्व लिखना है, कवि विशेष का कृतित्व लिखना है, तो सबसे पहले हमें उसकी जो कृतिकार हैं, तो कृतिकार का हमें सामान्य सा परिचय देना होगा। फिर हमें उनकी कृतियों के परिचय को लाना है, कि जो उनकी कृतियाँ हैं मुख्य रूप से, उन कृतियों का सामान्य परिचय। अब उसके बाद हम करेंगे उन कृतियों का वर्गीकरण। कृतित्व में हमें उनका वर्गीकरण करना अनिवार्य होता है, कि किसी साधक ने, किसी लेखक ने अगर संस्कृत भाषा में कार्य किया है, हिंदी में कार्य किया है, अथवा प्राकृत भाषा में कार्य किया है, अथवा अंग्रेजी भाषा में कार्य किया है, या दर्शन के विषय उनके रहे हैं, या फिर हम कहें कि उनके शोधालेख रहे हैं, या उनकी संगोष्ठियाँ रही हैं, तो हमें ये उनके कृतित्व को, जो उनका कृतित्व का जो आकार है, वह पहले आकार और प्रकार हमें सोचना पड़ेगा कि उनका कृतित्व का आकार प्रकार कैसा रहा है। जैसे कि देखिए हम कि उनकी मौलिक रचनाएँ कौन-कौन सी हैं।
हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि जो कृतिकार हैं, कृतिकार की मौलिक रचनाएँ कौन-कौन सी रही हैं। तो हमारे लिए ये मुख्य बिंदु ये है कि मौलिक रचनाओं में उन्होंने किसी चरित्र को लिखा है, किसी मूल ग्रंथ को लिखा है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि उनके भाष्य हैं, उनके भाष्य ग्रंथ कौन-कौन से रहे हैं, टीका ग्रंथ कौन-कौन से रहे हैं, संस्कृत की टीका की है या प्राकृत की टीका की है अथवा हिंदी की टीका की है या उन्होंने स्तोत्र साहित्य पर कार्य किया है। तो हमें ये डिवाइडेशन करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। दार्शनिक ग्रंथ कौन-कौन से हैं, ये भी एक प्रकार से हम इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। दार्शनिक ग्रंथ कौन-कौन से हैं उनके अथवा सैद्धांतिक ग्रंथों के रूप में भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि अनुवादित ग्रंथ, अनुदित ग्रंथ, तो उनके ग्रंथों में कौन-कौन से उन्होंने अनुवाद किए हैं, किन-किन ग्रंथों पर उन्होंने अनुवाद अपने प्रस्तुत किए हैं। तो ये हम डिवाइडेशन कर सकते हैं अलग-अलग पद्धति से। तो ये वर्गीकरण करना अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद में उनकी विशेषताओं को, उनके प्रतिपाद्य को, ग्रंथों के प्रतिपाद्य से तात्पर्य उसकी विषय वस्तु से है। उस विषय वस्तु को हम सामान्य रूप से उसको प्रस्तुत करके उसकी मूलभूत विशेषताओं को हम उस कृतित्व में लिखेंगे। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो छोटे प्रोजेक्ट में उसकी भाषा शैली थोड़ी उस प्रकार की होगी जिसमें हमें सामान्य आलोडन करना होगा। लेकिन आप एमफिल कर रहे हैं अथवा शोध कार्य कर रहे हैं, शोध प्रबंध लिख रहे हैं, तो उसमें हमें बृहद रूप से उनका वर्णन करना पड़ेगा, कृतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करना पड़ेगा। और अगर उन कृतियों के अंदर जो भी विषय वस्तु वर्णित है, उस विषय वस्तु में भी हमें उनका डिवाइडेशन अंदर करना पड़ेगा कि इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। और इसमें प्रकृति का वर्णन है, पर्यावरण का वर्णन है, राष्ट्र भावना का वर्णन है, देश हित का वर्णन है, नारी समाज के बारे में वर्णन है, समाज शास्त्रीय अध्ययन किया गया है, आदि-आदि छोटे-छोटे से बिंदु हम उसमें बना करके उस कृतित्व पर कार्य कर सकते हैं। हाँ, सबसे मूलभूत बात, जहाँ से जिस ग्रंथ से हम जो रेफ़रेंस लेंगे, जिसको हम संदर्भ बोलते हैं, वह संदर्भ आपको नोट करना अनिवार्य है। संदर्भ अर्थात जैसे कि नमस्कार, आज हम शोधार्थियों के मध्य में, विद्यार्थियों के मध्य में शोध से संबंधित विषय लेकर के आए हैं। यदि आप किसी कवि का, लेखक का, साधक का, उनकी साहित्य साधना का साहित्यिक अनुशीलन या काव्य शास्त्रीय अनुशीलन आप कर रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन से बिंदु हो सकते हैं जिन पर शोधार्थी को विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर देखें मुख्य रूप से, तो साहित्यिक अनुशीलन करने के पहले हमें उनकी कृतियों का आलोडन करना पड़ेगा, कृतियों को देखना होगा और उनके वर्गीकरण को भी हमें तय करना होगा कि इनके जो ग्रंथ हैं रचनाकार के, कृतिकार के, वह किस कोटि के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में क्या काव्यशास्त्रीय तत्वों की संभावना है अथवा नहीं। उनके ग्रंथों में कहाँ-कहाँ पर काव्यशास्त्रीय तत्व पाए जाते हैं। ये हमें उसको छाँटना पड़ेगा और एक स्थान पर रखना पड़ेगा। मुख्य रूप से हम देखें काव्यशास्त्र में या काव्यशास्त्रीय अनुशीलन में हमें कृति के भीतर जो वर्ण विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, उस विषय में हमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों देखने होते हैं। काव्यशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से हमें काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का आधार हमें लेना होगा और उन ग्रंथों का अध्ययन हमें करना अनिवार्य है। यदि हम काव्यशास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी रुचि भी काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के प्रति होना चाहिए। काव्यशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से कला पक्ष। काव्यशास्त्रीय अध्ययन में कला पक्ष के अंतर्गत हम कौन-कौन सी बिंदुओं पर विचार करते हैं।
तो गुण है, रस है, छंद है, अलंकार है, रस वैचित्र है, रीति है, ध्वनि है का और ध्वनियों के सिद्धांत है, काव्य सौंदर्य है, प्रकृति निरूपण है, ये बिंदु संभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बिंदु भी हो सकते हैं जो कि कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। मैंने मुख्य बिंदु बताए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी शोध क्षमता, बौद्धिक क्षमता और अपने निर्देशक के अनुसार उन बिंदुओं को तय कर सकते हैं। इसमें भूमिका आपके निर्देशक की होगी, आपकी अभिरुचि की होगी। भाव पक्ष में भाषा शैली है, उनकी चिंतन की ऊंचाइयां हैं, दार्शनिकता है और उनकी जो मुख्य रूप से भाव भंगिमाएँ हैं, भाव विचार है, भाव विचारणा है, ये सारे बिंदु उस पर हो सकते हैं। मुख्य रूप से जैसे गुण विवेचना की बात कहें तो हमारे लिए जैसे गुण की परिभाषा उसमें हमें देना अनिवार्य होगी कि गुण क्या है, गुण का स्वरूप क्या है। इसके साथ-साथ में जैसे काव्य अलंकार सूत्र को भी आप पढ़ सकते हैं और काव्य अलंकार सूत्र के अनुसार आप गुण की परिभाषा दे सकते हैं। ध्वन्यालोक के अनुसार भी आप काव्य के गुणों की परिभाषा आप दे सकते हैं। आचार्य मम्मट के काव्य शास्त्र को भी हम देख सकते हैं। गुणों के भेद क्या है, ये भी हमें लेना पड़ेगा कि ओज है, प्रसाद है, इनकी विशेषताएँ क्या हैं, जैसे ओजः प्रसाद, श्लेष क्षमता, समाधि माधुर्य, सौकुमार्योदार्तार्थ, व्यक्ति कांतयो बंध गुणः, ये सूत्र आया है और ये काव्य अलंकार सूत्र का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि माधुर्य गुण का स्वरूप क्या, तो माधुर्य गुण का स्वरूप क्या है और शास्त्र में या जिन कृतिकार पर हम कार्य कर रहे हैं उन कृतिकार की कृतियों में माधुर्य गुण कहाँ-कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वो रेफरेंस हमें उसमें डालना होते हैं। उनके व्यंजक वर्ण कौन से माधुर्य गुण के, ये भी विचार करना होगा कि किस वर्ग का पंचम या अंतिम वर्ण उसी वर्ग के किसी भी अक्षर के पूर्व से हो तो माधुर्य गुण होगा। उनकी लक्षणावली आपको पढ़ना पड़ेगी। और जैसे स्तोत्र साहित्य है, काव्य साहित्य है, तो उसमें माधुर्य गुण की अभिव्यंजना कहाँ-कहाँ हुई है, तो हमारे लिए निकालना पड़ेगा और उस छंद का हमें रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, पुस्तक का नाम डालना पड़ेगा, उसके साथ-साथ राइटर का नाम डालना पड़ेगा, प्रकाशन वर्ष भी हमें लिखना पड़ता है फुटनोट में या एंड नोट में। ये 2 तरीके हैं, तो फुटनोट अर्थात उसी के नीचे आप लिखते जाएँ या फिर आप उसको उठा कर के पीछे सबसे लास्ट में आप दे सकते हैं, ये एंड नोट होता है। अब इसके अलावा हम देखें कि ओज गुण ओज गुण में कौन-कौन से हैं, ओज गुण की लक्षणावली है, इसी प्रकार के माधुर्य गुण कहाँ-कहाँ पर है, प्रसाद गुण कहाँ-कहाँ पर है, उसके व्यंजक वर्ण कौन-कौन सी लक्षणावली क्या है। इसके अलावा हमें अगर देखना है तो कला का स्वरूप क्या है जिसमें अलंकार हैं, कौन-कौन से अलंकारों का प्रयोग कृतिकार ने किया है, कौन-कौन से छंदों का प्रयोग कृतिकार ने किया है। उसके साथ-साथ रस की उनमें क्या है, रस कहाँ-कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, कौन-कौन से रसों का प्रयोग किया है, भाव सबलता है, भावोदय है, भाव शांति है, ये सब हमें उसमें लिखना पड़ेगा। अलंकार का स्वरूप, अगर अलंकार लिख रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा-सा परिचय अलंकार का परिचय दें, अलंकार के स्वरूप का, उसके इतिहास का परिचय दें। छंद लिख रहे हैं तो छंद का परिचय दें, छंद का इतिहास का परिचय आपको देना होगा। साथ ही हम देखें रस का परिचय दे रहे हैं तो रस का हमें परिचय देना होगा, कौन-कौन से ग्रंथों में कहाँ-कहाँ पर रस का वर्णन मिलता है। साथ ही हमें जो उनके ग्रंथों में जो कृतिकार हैं, कृतिकार के ग्रंथों में रस कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सा रस प्राप्त हो रहा है, उसकी उनकी रस की योजना क्या है, ये हमें देना पड़ेगा। अलंकार में शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है या अनुप्रास है। इसके साथ-साथ हम देखें कि उनकी परिभाषा भी हमें देना पड़ेगी। अनुप्रास का वर्णन करते समय अनुप्रास की परिभाषा, जिस छंद का प्राप्ति हो रही है उस छंद की परिभाषा हमें देना पड़ेगी, कोडित करना पड़ेगा। और जैसे अगर हमने अनुप्रास का वर्णन किया तो अनुप्रास की छोटी-सी परिभाषा दी और फिर उसका रेफ़रेंस डाला। रेफ़रेंस के बाद में जो जहाँ-जहाँ पर उस शास्त्र में या कृति में अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के अनुप्रास का अंत्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, भेद-प्रभेद आपको उसको देखना पड़ेंगे। छेका अनुप्रास है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ हम अगर देखें कि यमक अलंकार कहाँ पर है, तो श्लेष कहाँ पर है, वक्रोक्ति कहाँ पर है,
और वक्रोक्ति के भेद प्रभेद के अलावा जो हमें सारा अलंकार से संबंधित हमें अध्याय बनाना होगा। अलंकार का वर्णन पुनरुक्ति वदाभास है, तो ये अलंकार का वर्णन इस प्रकार से हुआ। और उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ये सब अलंकार ही हैं। और इसके अतिरिक्त भी कई अलंकार प्रयोग किए जा रहे हैं वर्तमान में, तो हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं कि इन्होंने प्रयोग किया। जैसे भ्रांतिमान है, अपन होती है और संदेह है, ये अलंकार ही हैं। दृष्टांत अलंकार है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से दृष्टांत दिए गए हैं, तो ये इस प्रकार से हमें वर्णन लिखना पड़ेगा। विरोधाभास है। और इसके साथ साथ में अगर हम देखें छंद की बात करें तो छंद वैविध्य, छंद का इतिहास देना होगा, छंद का परिचय देना होगा, छंद की योजना देना पड़ेगी। बसंतिल का छंद है, उसका लक्षण आपको देना होगा। उपजाति छंद है, इंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है, अनुष्टुप छंद है। तो ये छंद के हमें वर्णन देना पड़ेंगे और उनके छोटे छोटे से हमें फुट नोट्स डालना पड़ेंगे और एंड नोट्स भी हमें डालना होंगे। और कहाँ पर प्रयोग किया। शिखरणी छंद है, रसई रुद्री चिन्ह यमलस्वलगहा शिखरणी, ये छंद हमें उनका परिभाषा में देना होगी। श्रगधरा छंद है, श्रगधरा की परिभाषा दें। जिस छंद का प्रयोग उसमें किया गया है उस छंद की परिभाषा में डालना है और छंद की हमें उसकी अभिव्यक्ति को हमें देना होता है। और शार्दूल विक्रीडित छंद है तो फिर उसकी हम परिभाषा देंगे और शार्दूल विक्रीडित छंद कहाँ कहाँ पर प्रयोग हुआ है वो हमें स्थान उसमें देखना होगा, डालना होगा। इसके साथ साथ में हम देखें कि अगर द्रुत विलंबित छंद है, मंदाक्रांता छंद है, तो श्री छंद है, एकाक्षरी, पंचाक्षरी, तीसक्षरी छंद है, ये बहुत हमें त्रोटक छंद है। तो ये छंद के विषय में हम आपको बता रहे हैं। इंद्र वज्रा, ठीक है, आर्या छंद, मालिनी छंद, तो बसंत तिल का छंद, उपजाति, अनुष्टुप, ये शिखरणी, श्रगधरा, कहाँ कहाँ पर कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है कुल। पर लास्ट में हमें छंद में हमें देना होगा कि इतने अनुप्रास का प्रयोग हुआ। जैसे कि हमने देखा कि 6 पद्यों में अनुप्रास अलंकार है, 125 पद्यों में पृथ्वी छंद है, या 140 छंदों में शार्दूल विक्रीडित है, भुजंग पर्यात, द्रुत विलंबित छंद है, तो ये हमें देना होगा। मंदाक्रांता छंद है तो ये कितने पद्यों में, कुल कितने पद्यों की, हमें अंतिम जब छंद की आपकी पूरा अध्याय तय हो जाएगा उसके बाद में आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा। शॉर्ट नोट पे आप दे सकते हैं, सारणी बना करके दे सकते हैं, डिस्क्राइब करके आप उसको दे सकते हैं। रस की बात करें तो रस स्वरूप में हमें रस संप्रदाय का थोड़ा सा परिचय डालना होगा और रस संप्रदाय की हमें परिभाषा देना होगी। जैसे काव्य मीमांसा के अंतर्गत ध्वन्यालोक में, नाट्य शास्त्र में, मम्मट के अनुसार काव्य शास्त्र में क्या दिया, उनके स्थायी भाव क्या हैं, विभाव क्या हैं, और इसके साथ साथ अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या हैं, ये सब हमें देना पड़ेगा। व्यभिचारी भाव जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि निर्वेग, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, ये कुल मिलाकर के 33 प्रकार के संचारी भावों का वर्णन मिलता है। रस में हमें रस दोष भी देना होंगे कि रस दोष का वर्णन क्या, रस की संख्या के विषय में हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो ये आप तय कर लेना कि आप एमए बेस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि एमफिल बेस्ड का या पीएचडी बेस्ड का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग विषय वस्तु को छोटी बड़ी आपको प्रस्तुत करना होगी। इसके साथ हम कहेंगे जैसे श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, जैसे कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, जैसे कि भवभूति ने करुण रस की प्रधानता को लेकर के लिखा, या किसी में श्रृंगार रस अधिक है तो जैसे कि मेघदूतम की बात कहें तो कहीं कहीं श्रृंगार रस का वर्णन बहुत अच्छे से मिला है। उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का वर्णन हमें मिलता है, तो हमें ये निकालना होगा और इनके लक्षण ग्रंथों को हमें मुख्य रूप से अध्ययन करना अनिवार्य होगा। तो लक्षण ग्रंथों को आप खोजें, रखें। हास्य रस है, करुण रस है, करुण रस के साथ साथ में हम देखें रौद्र रस है, कि वीर रस है, भयानक रस है, बीभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। इसके ये 9 रस का वर्णन मिला। फिर 10वां रस हो गया वात्सल्य रस है। तो ये रस हो गए हैं। अब इनके अलावा इनके भाव हैं, इनमें कौन कौन से भाव, जैसे कि निर्वेग, ग्लानि, शंका का वर्णन कहीं कहीं आ रहा है तो आप उसको भाव के बिंदु में आप डाल सकते हैं कि यहाँ चिंता का विषय है, यहाँ त्रास है, यहाँ ईर्ष्या का विषय है। जैसे बसंत सेना से
ईर्ष्या का भाव है। यदि हम देखें कि स्वप्न वासवदत्ता में जो ईर्ष्या के भाव प्रकट किए गए, रानी महारानी जो होती है वह बस इससे वासवदत्ता से ईर्ष्या करती है, वो उसकी अ, अनुचरी बन कर के रह रही थी, दासी बन कर के रह रही थी, लेकिन बहुत सर्वांग सुंदर थी। वह सोचती है कि राजा को इससे दूर रखा जाए, जितना इससे दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा इस पर मोहित हो जाए। अंततोगत्वा उसकी शंका जो थी, वहाँ शंका का भाव था, तो वह हमें वह वर्णन करना पड़ेगा। ऐसे ही और भी जो ग्रंथ हैं, तो उनको और भी जो शंका के भाव हैं, चिंता के भाव हैं, ईर्ष्या के भाव, स्मृति के भाव, कहीं-कहीं नाटकों में या काव्यों में स्मृति के द्वारा जैसे कि अगर हम देखें चंद्रापीठ, तारापीठ, कादम्बरी को पढ़ें तो अनेक प्रकार की एक उसमें स्मृति आ जाती, कई जन